हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में इरिगेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे आंकड़े दे रखे हैं, कई सारी योजनाएं, कई सारे सिंचाई या फिर इरिगेशन के प्रबंध के बारे में बता रखा है अपन को। इस टॉपिक में वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक तालिका दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग जो अपने 5 ईयर प्लान या योजना की अवधि थी, उसमें सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर वास्तविक व्यय कितना खर्च हुआ और कुल योजना व्यय में उसका पूरा अंश कितना था, ये बता रखा है। तो अगर अपन देखें इन सभी योजनाओं को, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो 7वीं 5 ईयर प्लान था, उसमें सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर वास्तविक व्यय सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, और सबसे कम हुआ तो कौन से में? द्वितीय में। ठीक है, लेकिन ये अपने कुल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज था वो यहाँ पे पता चलता है। ये सबसे ज़्यादा आ रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो हालांकि 7th 5 ईयर प्लान में सबसे बड़ी वैल्यू देखने को मिल रही है, लेकिन वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर का 22% है, जो कि सबसे कम है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे दे रखी थी। तो ये बात साबित करती है कि भाई जो एक्सपेंडिचर है इन ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी भी इतना ज़्यादा है नहीं। शुरुआत में ज़्यादा था, पर अभी इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पर्टिकुलरली हमारी जैसी स्टेट में जहाँ पे एरिड सॉइल है। ठीक है, रेती मिट्टी है, और पानी के अभाव की वजह से फसल पे फ़र्क पड़ता है। देखिए आगे के 5 ईयर प्लान्स का भी बता रखा है। अच्छा, ये तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में नहीं, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल बजट के बारे में बता रखा है ना। 2012 के बाद इंडिविजुअली बजट बता रखा है। बीच में 5 ईयर प्लान्स भी बता रखे हैं, जैसे कि 8वीं 9वीं में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर था 12वीं 2012-2017, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था। कारण उसका ये है कि उसके बाद हमारी प्लानिंग कमीशन खारिज कर दी गई। मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, और उसकी जगह एक नया विभाग बनाया जिसका नाम है नीति आयोग। बनाने का कारण ये था कि उनने बोला है कि भाई जो प्लानिंग कमीशन है, जो आर्थिक योजनाएं बनाती है, इकोनॉमिक प्लान बनाती है, वो विकासशील नहीं है। वो विकास प्रगति की जो दर है उस तक नहीं पहुंच पाई, है ना। कितने साल में नहीं पहुंच पाई? वो 62 साल में भी नहीं पहुंच पाई। इसलिए 2012 के बाद उसको खारिज कर दिया गया, और उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर बता रखा है 2012 में इरिगेशन में। लेकिन वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर का 3.99% था, जो कि अपने आप में बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज़ बता रखी है। 1990 व 2005 के वर्षों में उत्पादकता के स्तर, प्रोडक्शन का लेवल। ठीक है, गेहूँ, सरसों और कपास सिंचित असिंचित भूमि में आप देख सकते हैं इनका क्या रहा। 2005 में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी आई। ठीक है, सिंचित में बढ़ोतरी आने को दिख रही है, असिंचित में गिरावट दिख रही है। ठीक है, देखो फिर राजस्थान में इरिगेशन इंटेंसिटी, राजस्थान में सिंचाई गहनता के बारे में बता रखा है इस तालिका में। 1990 हर 10 वर्ष के बीच में सकल सिंचित क्षेत्र बता रखा है कितना है, शुद्ध सिंचित और सिंचाई गहनता। ठीक है, तो देखो बता रखा है सिंचाई गहनता निकालने के लिए आपको सकल सिंचित क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भाग देना होता है। इसकी बदलती हुई स्थिति इस तालिका में दे रखी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ इन चैप्टर्स में आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, फिर योजना है और कुछ प्रबंध का वो है। फिर देखो इसमें एक बता रखा है योजना काल में सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति देखने को मिल रही है आपको, और ये सारे आंकड़े आपके नोट्स बनाने और एक्सप्लेनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। सकल सिंचित क्षेत्रफल और सकल सिंचित क्षेत्रफल, सकल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत, ये इस तालिका में देखने को मिल रहा है अलग अलग काल में, वर्ष में। फिर देखो यहाँ पे बता रखा है 2015-16 में सकल कृषित क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का अनुपात, रेशियो। ठीक है, गंगानगर में कितना है? सर्वाधिक है 84.7%। फिर बूंदी, कोटा, जोधपुर, अजमेर, और न्यूनतम बता दिया है ना, सबका ना बता के न्यूनतम बता दिया चूरू का।
तो देखो यहाँ पे गंगा नहर के बारे में बता रखा है, जो नहरों में प्रबंध राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना मानी गई है। इसको 1987 में सतलज नदी फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई। ठीक है, इसमें 137 किलोमीटर की लंबाई है और इसकी शाखाओं की लंबाई 1280 किलोमीटर है। ठीक है, 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि से सिंचाई होती है और 1984 में इस नहर को गंग नहर लिंक चैनल से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। गंग नहर के आधुनिकीकरण का काम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2000 में स्थापित हुआ। ठीक है, इसमें 621.4 करोड़ की लागत, जिसमें मार्च 2011 तक 499 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। तो ये इस नहर के बारे में बता रखा है। फिर देखो दूसरा, भरतपुर नहर 1964 में बनकर तैयार हुई। इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर लंबाई यूपी में आती है। ठीक है, 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। फिर आया गुड़गांव नहर, इसका निर्माण 1966 में किया गया, 85 में बनकर तैयार हो गई। राजस्थान के नहर भरतपुर जिले के कामा तहसील के जरेरा गांव से प्रवेश करती है। राज्य में लंबाई 35 मील है। गांव व डीग तहसीलों में 28,200 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। तो यही बात इनके बारे में जानने की है। फिर यहाँ पे बता रखी है बहुउद्देशीय नदी घाटी और परियोजनाएं। राजस्थान की बहुउद्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटी और योजनाएं, एक तो भाखड़ा नंगल है ना, चंबल, व्यास और माही। ठीक है, ये 4 बता रखी हैं। फिर बता रखा है सिंचाई की वृहद परियोजनाएं जिन पर कार्य किया जा रहा है, मतलब अभी जो पूरी हुई नहीं है, इन पर अभी भी कार्य जारी है, जिनमें से आता है इंदिरा गांधी नहर योजना और बाकी अन्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें भाखड़ा नंगल से। भाखड़ा नंगल बता रखा है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य भाग ले रहे हैं। राजस्थान का 15.2% इसमें योजना में है। ठीक है, श्री गंग नहर जिले की कुछ भूमि है, सिंचाई के काम आती है। इसके अलावा भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर है, हरियाणा का 5.5 और पंजाब का 6.8। ठीक है, फिर आप बात करें चंबल परियोजना की, तो इसमें बता रखा है कि ये चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी और एक अविरल बहने वाली नदी है। ये बात आप सबको वैसे भी पता होगी। बता रखा है कि इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है। ठीक है, फिर बता रखा है कुछ इसमें बांध भी हैं। एक तो गांधी सागर बांध है, जो कि 10 मील उत्तर पश्चिम और 84गढ़ से 5 मील बनाया गया है। एक राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, कोटा सिंचाई बांध है। ठीक है, चंबल परियोजना से जुड़े हुए देखिए हमारे पास एक ये पूरा का पूरा चंबल नदी घाटी की परियोजना भी है। इसमें आप चंबल नदी को देख सकते हैं। इसमें आप जो अलग अलग जगह पे बांध आ रहे हैं, देखिए कोटा सिंचाई बांध, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। ठीक है, ये भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। कौन सी जगह पे आ रहे हैं वो भी देखिए। ठीक है, तीसरी योजना है व्यास परियोजना। व्यास है ना, जो कि क्या है, इंडस की सिंधु रिवर की क्या है, वो एक ट्रिब्यूटरी है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में मिली जुली बहुउद्देशीय योजना है। व्यास सतलज कड़ी, पोंग स्थान पर व्यास नदी पर बांध तथा व्यास ट्रांसमिशन प्रणाली, ये यहाँ पे हैं, इसकी इकाइयाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ वो बता रखा है कि 4.58 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ बता रखा है इसके बारे में कि 2 कार्य सौंपे गए थे इसको निर्धारित करना कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के किसान 1 जुलाई को रवि व्यास नदियों को कितना कितना पानी उपयोग में ले रहे हैं। आयोग ने ये भी निर्णय करता है कि पंजाब व हरियाणा ने अपने बाकी बचे हुए हिस्से में कितना हिस्सा पंजाब या हरियाणा को मिलता है। तो यहाँ पे देखो एक तालिका फिर आपको देखने को मिलेगी। निर्धारित अंश पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के और पूर्व अंश कितने हैं। तो राजस्थान का तो जितना पूर्व था उतना ही अभी भी है। पंजाब, हरियाणा में थोड़े से फेरबदल देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर आ जाओ ये माही बजाज सागर परियोजना। बता रखा है ये राजस्थान गुजरात की मिली जुली योजना है। ठीक है, इसे कड़ाना बांध बनाया जाना था, जिसकी पूरी लागत गुजरात को वहन करनी थी और उसे इससे में लाभ लेना था।
लेकिन समझौते की व्यवस्था की गई और नर्मदा का विकास होने पर कड़ाना बांध का कुछ जल राजस्थान को भी दिया जाएगा। ठीक है। माही बजार सागर परियोजना पे 1968 के कार्य किए गए। इसकी लंबाई 3109 मीटर है। इसके व्यय में गुजरात का अंश 55% और राजस्थान का 45% है। ठीक है। यहाँ पे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बता रखे हैं, जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मानचित्र आपको दे रखा है। देखिए इंदिरा गांधी नहर योजना कितनी लंबी है। एक अंत पे ब्यास नदी तो दूसरे अंत पे बाड़मेर गहरा रोड दिख रहा है आपको। ये इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है। ठीक है। और ये हमारी कृषिगत ज़मीन या फिर हम बोल सकते हैं बड़े सिंचाई वाले भूमि पे फसल का सपोर्ट दे रहा है। ठीक है। तो इसमें बता रखा है चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों का लाभ पहुँचाएगी। 135 करोड़ की लागत आकी गई। 84,707 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के तहत लगाया गया। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में देखो किस तरीके से और क्या क्या बातें बता रखी हैं। ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा, चलिए छोड़िए, आगे इसमें बात करते हैं। इसमें बता रखा है प्रथम चरण के अंदर 404 किलोमीटर, वो फिर 179 किलोमीटर लंबी राजस्थान मुख्य नहर 3454 किलोमीटर में वितरित। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी। ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी क्या करनी है, इनका नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पे बता रखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राज्य में गेहूं, कपास व तिलहन का पैदावार बढ़ेगी। नए उद्योग, नए नगर, नई बस्तियों में सब नहर के वरदान होंगे। इसके लिए एक मास्टर प्लान पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना की ये विशेषता है कि इससे पहली बार नई भूमि पर खेती की जाएगी। ठीक है। योजना को पूरा करने में सीमेंट व कोयला बाधा डाल रहे हैं। इस नहर को लिफ्ट सिंचाई जलोत्थान स्कीम का कार्यान्वयन करने की योजना बनाई गई है। तो चीज़ें प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। फिर यहाँ बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर योजना बता रखी है। कुछ और योजनाएं आपको बता रखी हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और अपने पास तालिका आ गई, और देखिए ये तालिका क्या बता रही है। यहाँ पे बता रखी है वृहद सिंचाई की योजनाएं कौन से ज़िले में हैं और पूरी होने पर अधिकतम सिंचाई की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो देखिए पूरा टॉपिक आपको राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलरली सिंचाई या फिर इरिगेशन के लिए। तो देखो जाखम जो कि उदयपुर ज़िले में होगी, यमुना जल परियोजना भरतपुर और झुंझुनू चूरू में, परवन झालावाड़, काली सिंध झालावाड़, धौलपुर नर्मदा जालौर में, जो सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू, बीसलपुर टोंक राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्रचना और योजना। ठीक है। ये सब तो सबसे ज़्यादा क्षमता यहाँ पे तो हमको देखने को मिल रही है परवन सिंचाई व पेयजल योजना में, जो कि झालावाड़ में होने वाली है। ठीक है। तो यह अन्य वृहद सिंचाई परियोजना है। इनमें से एक एक करके यहाँ पे आपको सिद्धमुख सिर के बारे में बता रखा है। सिद्धमुख नोहर परियोजना, इसमें बता रखा है 1981 में पंजाब में हरियाणा में राजस्थान के बीच समझौते के अंतर्गत हुई। इस परियोजना के अंतर्गत 1,14,379 हेक्टेयर आता है। 14 गांव लाभान्वित होते हैं। नर्मदा परियोजना में 2481.5 करोड़ की लागत आकी गई। 458 किलोमीटर लंबी। राजस्थान में 2.46 लाख हेक्टेयर पे स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के उपयोग किया जाने लगा। 1107 गांव में जालौर जिले के 2 नहरों का पेयजल की सुविधा मिलेगी। ठीक है। फिर बता रखा है ये राजस्थान वाटर सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन है, ये 2002 में स्टार्ट हुई। 740 करोड़ की इसमें अनुमानित होती। 89 परियोजनाओं में सुधार किया गया। ठीक है। फिर जवाई बांध के बारे में बता रखा है। जाखम बांध, ठीक है,
जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। यहाँ 1962 में शुरू किया गया था और ज़्यादातर भील आदिवासी यहाँ पे रहते हुए पाए जाते हैं। 23,505 हेक्टेयर में सिंचाई को क्षमता देखी गई। फिर मेजा बांध, पाचना बांध, ठीक है। अब फिर एक और तालिका यहाँ पे देखने को मिलती है। मध्यम सिंचाई परियोजना, गरड़दा, तकली, पिपलाद, गागरीन, लहासी, मनोहर थाना, हथियादे, राजगढ़ और अंधेरी। कौन सी जगह में ये भी देख लीजिए। इसके बारे में डिटेलिंग में ना जाके आपको पता होना चाहिए कौन से ज़िले में ऐसी योजनाएं शुरू की गई, ठीक है। तो हाँ, कनाडा राष्ट्रीय विकास एजेंसी का यहाँ पे एक बता रखा है कि 1991 में कार्य शुरू हुआ। सिंचाई व भूमिगत विकास कार्यक्रम में वहाँ पे खर्च हुआ। राजस्थान में प्रत्येक प्रोजेक्ट में कुल कमांड क्षेत्र 2.29 लाख हेक्टेयर में रहा। हर प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे बता रखा है हर प्रोजेक्ट में किस नदी पर किया गया, कौन से ज़िले में, लागत कितनी और सिंचाई कितनी या लाभान्वित जगह कितनी। तो हम लागत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा लग रही है ये राजगढ़ पेयजल योजना, और लाभान्वित करने वाले सबसे ज़्यादा लग रही है ये मनोहर थाना पेयजल योजना, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे इनकी विस्तृत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आगे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये थ्योरी है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जिसके पीछे कुछ गहन क्या है मान्यताएं हैं या फिर कुछ अपन को कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करना है, पीछे जानना है, किसी का विचार है, कोई खोज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राजस्थान की क्या है आर्थिक अवस्था है। अगर ये योजनाएं भी होती, प्लान भी होता तो भी अपन इसके बारे में कुछ समझते, लेकिन ये क्या है, फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो इसलिए इनको इसी तरीके से पढ़ा समझो और इसके ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दो, जो मुख्य चीज़ें उनके नोट्स बनाओ और इस तरीके से इस थ्योरी को तैयार करो। जब तक खुद लिख लिख के नोट्स नहीं बनाओगे इसके, तब तक ये थ्योरी आपकी तैयार नहीं होगी। बाकी समष्टि में आप बहुत चीज़ समझ चुके हो, समझ जाते हो, और वो फिर लिखना बताना आगे आसान हो जाता है। लेकिन इस तरीके के टॉपिक में जहाँ पे प्रॉपर थ्योरी है, फैक्ट्स और फिगर का रोल है, वहाँ पे आपको खुद लिखकर बनाना नोट्स ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ओके, सो थैंक यू।